नमस्ते दोस्तों। बैंकिंग एग्ज़ाम का महापर्व एक प्रकार से चल रहा है और आपके सामने बैक टू बैक एक के बाद एक बड़ी बड़ी एग्ज़ाम हमारे सामने आ रही है, जिसकी शुरुआत में अगर बताया जाए तो सबसे पहली एग्ज़ाम बैंकिंग एग्ज़ाम की आने वाले अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसमें हम लोग कहेंगे एसबीआई क्लरिकल। उसके बाद में तुरंत आपके अगले मंथ में हमारे सामने एग्ज़ाम आती है जिसका नाम है आईबीपीएस क्लरिकल एग्ज़ाम। बैक टू बैक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है और एक अच्छी सी नोटिफिकेशन आपके सामने आ गई है जिसका नाम है आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी किया होगा और ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इस एग्ज़ाम को अप्लाई नहीं किया है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे क्या 9 दिन बाकी है, तो क्या इस 9 डेज़ में अभी तक आपने आरआरबी एग्ज़ाम जो निकल के आई है उसको अप्लाई किया है या नहीं है। ठीक है, उसके आज के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, आरआरबी बैंक जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है ये इस बार का सबसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी गई है। इसका रीज़न है इस बार जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं वो सभी के सभी मर्ज करके कुछ लिमिटेड बैंक ही बनाई गई है। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आरआरबी के 2 मेजर बैंक वर्क करती थी, जिसमें हम लोग कहेंगे रीजनल रूरल बैंक के जो तहत आती है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एंड अनदर इज द विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। ये दोनों मर्ज होके एक ही बैंक बनी है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे सामने है वो काफ़ी हद तक शानदार वैकेंसी है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसका अप्लाई कैसे करना है, कब तक लास्ट डेट है, क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करनी चाहिए, कहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहला कंटेंट के ऊपर मैं आता हूँ कि जो रीजनल रूरल बैंक के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी एग्ज़ाम हर साल, ठीक है, आरआरबी आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है, जिसका हम लोगों ने पहले भी बात की थी। एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन की बात करते हैं। जो वैकेंसी इस बार आई है वो 3 अलग अलग पोस्ट को फिल करने के पोस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आई है। वन इज द असिस्टेंट, जिसको हम लोग कहेंगे मल्टीपर्पज असिस्टेंट। अनदर इज अ स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर एंड स्केल 3 ऑफिसर, इसके ओरिएंटेड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो 13,217 इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसको अप्लाई करने की डेट अगर देखा जाए 1 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आखिरी जो डेट है जिसमें है 21 सितंबर। इस दिन सबसे लास्ट वाला ये डेट है और आप जानते हो 22 सितंबर से क्या होगा यार, नवरात्र स्टार्ट होगी। तो इस नवरात्र में जश्न मनाने के लिए इसको पहले अच्छे से देखना, अप्लाई ज़रूर करना। रीज़न देखिएगा आप लोग, मोड जो है इसमें कितने बैंक ने पार्टिसिपेट किया है, 28 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसकी एग्ज़ाम जो कंडक्ट की जाएगी ऑनलाइन है। इसमें सबसे अच्छी बात आगे बताऊंगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कितने सब्जेक्ट है। बहुत बार बच्चों को क्या लगता है, इंग्लिश से डर जाता है। ठीक है, इंग्लिश ऐसा है कि फोबिया है यार, इंग्लिश कैसे बनाए। ये बैंक आपको कहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को हटाओ, इंग्लिश को गोली मारो। ठीक है, खाली जो सब्जेक्ट है क्वांट एंड रीजनिंग, प्रीलिम में तो खाली 2 सब्जेक्ट है, मेंस में इंग्लिश के अलावा इंग्लिश को ऑप्शन में आपके पास हिंदी भी है। तो बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको इंग्लिश का डर लगता है, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखते हैं कि इंग्लिश एग्जाम कैसे कंडक्ट की जाएगी। तो स्केल 1 ऑफिसर के लिए जो प्रीलिम्स होंगी, उसके बाद में मेंस है, देन इंटरव्यूज है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्री एंड मेंस है, इंटरव्यू का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा इंटरव्यू से वहां पर खाली प्री का आपको एंट्री करना है, मेंस में जाएंगे, मेंस का जो क्वालिफिकेशन आएगा उसी के ऊपर सिलेक्शन है। ठीक है, चलो एग्जाम की वैकेंसी के तहत हम लोग आगे देखते हैं कि नंबर आप लोग कब तक अप्लाई करोगे। ऑलरेडी यहां पर मैंने बताया था कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट जो डेट है 21 सितंबर तक है। एग्जाम की जो प्रीलियम होने वाली है, प्रीलियम एग्जाम जो होगी वो आपको नजर आएगी नवंबर और दिसंबर के आसपास, यानी आप ऐसे मान के चलिए नवंबर का एंड वाला और दिसंबर का फर्स्ट वीक, इस दौरान हमारी प्रीलियम एग्जाम होगी। ठीक है, चाहे आप ऑफिसर के लिए अप्लाई करोगे या असिस्टेंट के लिए अप्लाई करो, इस दौरान एग्जाम होगी। उसके बाद में बात करते हैं कि सर मेंस एग्जाम कब आ सकती है। तो मेंस एग्जाम इनका जो होगा, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम का प्रीलियम का डेट बताई गई है, ऑनलाइन मेंस एग्जाम जो होगी वो फेब के आसपास होने के चांसेस है यार, फेब मंथ में। बिकॉज ऑफ द ये जो डेट होती है वो दीज आर द टेंटेटिव डेट मानी जाती है, जिसमें गवर्नमेंट कहता है कि उस दौरान जो भी हम लोग कैलेंडर या शेड्यूल देखेंगे उसके ओरिएंटेड आपको बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि रिजल्ट के बारे में। फिर अब जो
वैकेंसी आई है उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि क्या क्या वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट में कितने हैं। जैसे मल्टीपर्पज असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी 7,972, और जो मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई करता है उनको कोई भी क्वालिफिकेशन यानी कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर सेकंड ऑफिस स्केल 1 जो वैकेंसी आती है जिसको कहीं ना कहीं हम लोग पीओ के नाम भी से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है वो 3,907 इस प्रकार से दी है। देन इज अ स्केल 2 ऑफिसर जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी 50 है। उसके बाद में स्केल 2 ऑफिसर में लॉ ऑफिसर की वैकेंसी 48 नजर आ रही है। फिर देन इज द सीए वालों की जो वैकेंसी है वो 69 है, ठीक है। देन इज द आईटी वालों जो ऑफिसर होता है जिन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे हैं उनके लिए 87 वाली वैकेंसी है। जनरल बैंकिंग अगर किसी का एजुकेशन में बैंकिंग का हुआ है उन बच्चों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा नजर आती है हमें, 854 वैकेंसी है। एंड देन इज द फिर बाकी के अदर मार्केटिंग वालों के लिए नजर आएगा आपको, या बाकी जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी है कुल मिला के टोटल वैकेंसी हमारे पास 13,217 है, ठीक है। देन आगे देखिए, इसमें अप्लाई करते समय आप सभी जानते हो कि एक एज लिमिट होती है। जैसे हम लोग बात करें कि असिस्टेंट ओरिएंटेड की एज लिमिट जो है वो आप जानते हो 28 तक आ जाती है। पीओ या जो ऑफिसर स्केल की जो एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी जिसमें 30 तक माना जाता है। तो हम लोग जनरली मोटा मोटा अगर ये देखिए तो यार मैक्सिमम असिस्टेंट के लिए 28 है और ऑफिसर स्केल के लिए देख रहे हैं तो 32 तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, 30 एंड 32। ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर 1 के लिए अगर देखेंगे तो इसमें 30 ईयर दिया गया है और जो स्केल 2 वाला है उसको एज है यहाँ पर 32 तक। अब ये जब एज लिमिट दिखाई जाती है तो इसमें और एक आपको एक आसान ये मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहाँ पर एज के लिए और अच्छी तरह से एक फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ओबीसी को यहाँ पर 3 ईयर है, ठीक है। और कोई भी फिजिकल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देन एग्जाम जो कंडक्ट की जाएगी, एग्जाम कंडक्ट करते समय ऑफिस असिस्टेंट इज अ मल्टीपर्पज के लिए आप कोई भी ग्रेजुएशन कहीं से भी अगर हुआ है तो भी आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट अगर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी आप कोई भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिनरी, हाँ कोई भी एक बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा कि वो जो बैचलर डिग्री है उसमें एक पर्टिकुलर उन्होंने प्रेफरेंस रखा है, उन बच्चों को सबसे पहले प्रेफरेंस माना जाएगा, जिसमें खास करके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड बाकी ये सभी सब्जेक्ट हैं, इनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ कि जो वैकेंसी आजकल बैंक में निकल के आ रही है वो स्टेट के हिसाब से वैकेंसी चल रही है। तो जिस स्टेट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यार तो उस स्टेट की बोली भाषा हमें आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज द, यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन अ लोकल लैंग्वेज बताई जा रही है जिसको अनजाने में हम लोग कहते हैं एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एक प्रकार से उस स्टेट की बोली भाषा तो आनी ही चाहिए, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो हर जगह पर एक और यहाँ पर पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो भी वैकेंसी निकल के आ रही, एक चीज़ आप हर बार ऑब्जर्व करोगे कि इसमें क्या डिमांड किया जा रहा है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। देखिए एक्चुअली जो भी जॉब आगे फ्यूचर में लगने वाले हैं उसमें कंप्यूटर तो आना ही चाहिए भाई, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर पर काम नहीं करोगे वर्क कैसे चलेगा, ठीक है, कामकाज कैसे चलेगा। तो कंप्यूटर इज अ बेसिक नॉलेज वहाँ पर रिक्वायर्ड है। देन सिलेबस के बारे में समझते हैं या अप्लाई करते समय मिनिमम कितना है, तो मिनिमम 50% भी अगर किसी का होता है तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का ये पर्टिकुलर फाइनेंस वगैरह ये जो सब्जेक्ट की बात हो रही जिसमें हम लोग स्केल 2 ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्केल 2 जनरल बैंकिंग फाइनेंस में 50% होना चाहिए और स्केल 2 ऑफिसर के लिए उन्होंने ये कंडीशन रखी है कि मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो ऑफिसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए अप्लाई करता है, 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लगेगा और डिग्री में आपको 50% का मार्क्स लिखना चाहिए, मिनिमम इज 50%, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़े तो अलग अलग हमारे पास में क्राइटेरिया है ऑफिसर स्केल 2 में क्या क्या आ रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज को आईटी के नाम से हम लोग जानते हैं, इसमें कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी अगर ऐसे कोई एजुकेशन हुआ है तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 50% होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन्होंने रखा है मिनिमम 1 ईयर रिलेटेड टू फील्ड, अगर आप पर्टिकुलर उस फील्ड में कहीं ना कहीं काम कर रहे हो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीए वालों के लिए वही आपका डिग्री होना चाहिए, उसके साथ में एक्सपीरियंस इज ऑल्सो सेम 1 ईयर।
लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पर भी वही कंडीशन रखी गई है, लेकिन लॉ में यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस जो डिमांड की गई है वो 2 साल के लिए है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं, बैंकिंग में जिनका एजुकेशन हुआ है, बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए जिन्होंने कहीं ना कहीं काम किया, वहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन लॉ वालों के लिए भी 2 साल का है। बाकी हर जगह पर 1 ईयर दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर बाकी के जो मार्केटिंग वाले हैं या एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, देयर इज अ सेम क्राइटेरिया। उसके बाद में आगे बात करता हूँ मैं सिलेबस और क्या क्या होगा। ये बाकी सिलेबस के ऊपर हम लोग आते हैं कि इसमें अप्लाई करते समय एक नेशनलिटी होता है, जो जब जितने भी लोग देख रहे हैं इंडिया में, ठीक है, आप सभी जानते हो, आप सभी अप्लाई कर पाओगे डेफिनेटली। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये मानी गई है, जैसे हम लोग कहेंगे जिस स्टेट में अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज में हमारी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर दिया गया। इसके पहले वाले जितने भी नोटिफिकेशन आए थे उसमें कहीं ना कहीं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि स्टेट वाइज तो ज़्यादातर वैकेंसी चल रही है। अगर आप कोई ना कोई ऐसे ऑप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो, लोकल आपको तो आना ही चाहिए यार, ठीक है, स्टेट की। देन उसके बाद में जो भी हम लोग अप्लाई करेंगे तो एक जनरल फीस मानी जाती है। जब हम लोग अप्लाई पोस्ट के लिए करते हैं तो उसका चार्जेस कितना है सर, तो ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी में कोई भी बंदा अगर आता है तो 850 रुपीज़ इज अ चार्जेबल फॉर फॉर्म फिलिंग के लिए, और अगर अदर कैटेगरीज में आ रहे होंगे, ठीक है, देन उसमें 175 रुपीज़ लगेगा आपको फॉर्म फिल करते समय, जिसमें हम लोग कहेंगे SC ST एंड PWD कैटेगरी में कोई अगर आते हैं, ठीक है। बाकी ये फॉर्म फिलिंग के बाद में मेन सवाल होता है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। तो प्रीलियम वाली जो एग्जाम, जैसे हम लोग बात करें असिस्टेंट वालों के लिए, तो असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट के लिए प्री एंड मेंस है, उसमें भी प्रीलियम्स में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, तो कोर खाली 2 सब्जेक्ट लगने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल, क्वांटिटी एप्टीट्यूड को या उसको हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड सब्जेक्ट इज अ रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। मेंस में खाली थोड़ा सा हमारे सामने इंग्लिश के साथ में ऑप्शन भी रखा गया है, मैं हिंदी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चले तो एग्जाम का स्ट्रक्चर और एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीलियम की जो एग्जाम होगी यार, प्रीलियम में हमारा रीजनिंग ये सब्जेक्ट आएगा। रीजनिंग सब्जेक्ट जो दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है, एंड 25 मिनट के लिए ये सब्जेक्ट के लिए रखा गया है, ठीक है। सेक्शनल टाइम ड्यूरेशन यहां पर दिया गया है, ये जरूर ध्यान में रखना। रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 25 मिनट इज द टाइमिंग। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम लोग मैथमेटिक्स का नाम देते हैं, 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स एंड 20 मिनट इज द टाइमिंग। तो दोनों को मिला के 80 क्वेश्चन हो रहा है, 80 मार्क्स के लिए दिया जा रहा है, 45 मिनट का टाइम मिल रहा है। और आप सभी जानते हो बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं निगेटिव मार्किंग चलता है, और निगेटिव मार्किंग कितना होगा 0.25 यानी 1/4 जिसको हम लोग कहते हैं, वही बाकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, ये आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं मेंस का एग्जाम का पैटर्न ओरिएंटेड। मेंस में अगर थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मेंस सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है हर एग्जाम का सिलेक्शन में, क्योंकि प्री का तो कोई स्कोर वहां पर कंसीडर किया ही नहीं जाता। जब तक आप मेंस में नहीं जाते, मेंस का जो रिजल्ट होता है वही डिसाइड करता है जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। चेक करते हैं मेंस में आता है। मेंस में पहला जो सब्जेक्ट दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, मेंस में पहला सब्जेक्ट रीजनिंग, जैसे कि 40 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स फॉर 30 मिनट। तो यहाँ पर हो रहा क्या है, सब्जेक्ट को एक प्रकार से बांध के स्लॉट के हिसाब से कंटेंट भी कम ज्यादा नजर आ रहे होंगे। जैसे प्रीलियम में पहले वाला देखा जाए सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स नजर आता है, बट यहाँ पर थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन कम नजर आते हैं, मार्क्स ज्यादा नजर आता है आपको। तो कुछ कंटेंट को आपको ऐसे नजर आएगा सर ज्यादा मार्क्स दे दिए थे, और कुछ कंटेंट को तो सेम मार्क्स है, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज द सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज, एंड कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चंस है फॉर 20 मार्क्स एंड 15 मिनट इज द टाइमिंग, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा है कंप्यूटर के, मार्क्स कम कर दिए गए, टाइमिंग आपको रखा गया बहुत कम। इसका मेन रीजन है ऐसे भी तो बच्चे होंगे जो मल्टीपर्पज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एजुकेशन कंप्यूटर डिग्री में हुआ है, जैसे कि IT में हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, उन बच्चों के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट यानी हाथ का महल है, डायरेक्टली देखते समय निकाल देंगे। तो उस ओरिएंटेड कंप्यूटर का नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ा है, लेकिन मार्क्स कम कर दिए, टाइमिंग दे दिए। उसके बाद में नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस एंड पेपर। जनरल नॉलेज ये हर बैंकिंग एग्जाम का गेम चेंजर माना जाता है। इसका मेन रीज़न ये होता है, बहुत बार हम लोग कहीं ना कहीं अनजाने में इसको सब्जेक्ट को इग्नोर करते रहते हैं। तो जब आप फाइनल सिलेक्शन में जाओगे तो ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तरह से कमांड होनी ही चाहिए। 40 क्वेश्चंस है फॉर 40 मार्क्स एंड 15 मिनट इज अ टाइमिंग। इंपॉर्टेंट रोल है यार, टाइमिंग कितना मिल रहा है उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, क्योंकि क्या है ना, इसमें ना कोई आपको कैलकुलेशन करना है ना कुछ दिखाना है। अगर आपका करंट अफेयर्स में कमांड आ रही है, फाइनेंशियल
न्यूज़ पढ़ रहे हो आप लोग रेगुलरली, बैंकिंग टर्म्स पढ़ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो। जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई घटना हो रही है तो आप कनेक्टेड हो। लेकिन आप पढ़ रहे हो अपने शहर की न्यूज़, किसी का कुछ हो गया वहाँ पर, मूवी की न्यूज़ या कुछ चल रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं तो भटके हो गए हो, ठीक है। और लास्ट समय में करंट अफेयर्स करना पॉसिबल ही नहीं होता। आपको टच होना चाहिए, सब्जेक्ट को लेके पकड़ के रखना चाहिए, डेली के जो न्यूज़ चल रही है उसको कनेक्ट होना ज़रूरी है। और वो भी कौन सी बता रहा हूँ, फाइनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, नेशनल न्यूज़ के साथ रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको कवर करने का सबसे आसान तरीका है रेगुलरली रीडिंग करते रहना, अपनी नोट्स को डिजाइन करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ वही बनी है कि अगर किसी को लगा सर मुझे इंग्लिश पसंद ही नहीं है, बनता ही नहीं है, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हिंदी सेलेक्ट कर लो यार पेपर के लिए, तो भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 फॉर 40 मार्क्स एंड 30 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। अनदर न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हमारा फेवरेट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स एंड 30 मिनट। कुल मिला के पूरा पेपर का अगर आप देखते हो तो पूरा पेपर आपको नजर आएगा 200 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स एंड 120 मिनट का पेपर रहने वाला है। तो जितने भी मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो क्लियर कट यही है कि इसमें जो हम लोग स्कोर लाएंगे वही तय करेगा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार स्केल 1 ऑफिसर एंड स्केल 2 ऑफिसर के बारे में भी समझ लेते हैं। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें 3 स्टेप नजर आती हुई नजर आएगी, यहाँ पर दिखेगी। फर्स्ट इज अ प्रीलिम्स, देन इज अ मेंस एंड लास्ट वाला होगा इंटरव्यू। जितने भी ऑफिसर स्केल के पोस्ट निकलते हैं उसमें इंटरव्यू तो होता ही यार, ठीक है। तो चलिए पैटर्न क्या है ये समझते हैं। प्रीलियम्स का पैटर्न असिस्टेंट का बताइएगा या आप लोग ऑफिसर स्केल 1 का देखिएगा, पूरा का पूरा कॉपी है, एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, ध्यान से देखिए वही का वही है। हाँ, लेकिन कंटेंट में थोड़ा बहुत तो आपको बदलाव जरूर नजर आएगा। प्रीलियम में ऐसे कुछ टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है, जबकि पीओ में या आपको स्केल 1 ऑफिसर में देखा जाए उसका वेटेज कहीं ना कहीं आपको ऐसा नजर आएगा डिफिकल्ट की तरफ। देखो प्रीलियम का मेन पर्पस क्या होता है, सॉरी प्रीलियम मैं कह रहा हूँ मल्टीपर्पज असिस्टेंट वालों का क्लरिकल लेवल में मेन पर्पस क्या होता है, स्पीड चाहिए जल्दी जल्दी। और ऑफिसर स्केल वालों का मेन पर्पस क्या होता है, स्पीड बाद में देखेंगे, सही चाहिए, काम जो दिया गया वो सही आना चाहिए, उसको थिंकिंग होना चाहिए। तो लेवल थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंज होते हुए नजर आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर मेंस का लेवल। मेंस में भी अगर देखा जाए रीजनिंग इज अ 40 फॉर 50 मिनट, वही जैसा लग रहा है। कंप्यूटर अवेयरनेस इज ऑल्सो सेम, जनरल अवेयरनेस का भी वही बात है, इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। लेकिन जो कंटेंट आपको नजर आएंगे, कंटेंट में डेफिनेटली हम लोग कहेंगे सर चेंजेस थे, ठीक है। इसका पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू द मल्टीपर्पज़ वाले के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस ओरिएंटेड, ये सभी चीज़ें हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ये लेक्चर देखोगे, ये यहाँ पर सिलेबस के लिए एक सेपरेट सी नोट्स लेके आऊँगा, सेपरेटली टॉपिक चलेंगे। और इसी माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले 8 दिन में आप सभी जानते हो एसबीआई क्लरिकल की एग्जाम है, तो हम लोग रेगुलरली आप सभी की यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक आएगा, आप वहाँ से लेके फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो और शाम में उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन साथ में दे देंगे। और वो जो भी टेस्ट डिजाइन की जाएगी आने वाले समय में बैंकिंग के, वो सभी के सभी मेमोरी बेस्ड एक्चुअल डेटा के ऊपर डिपेंडेंट वाली टेस्ट होगी। आप ऑल इंडिया रैंक आपका चेक कर पाओगे, आपका हम लोग ये दिखा देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है। और किसी को लगा सर कम टाइम में कैसे बनाए, तो कम टाइम में बनाने के लिए जो पेपर का एनालिसिस है वो ध्यानपूर्वक देखना, उसमें कंसेप्ट के साथ में बार बार एग्जाम में कौन सा आता है वो सभी आपके सामने बताएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का जो कंसेप्ट बताया गया था, आज के जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वो समझ में आएगी। और यहाँ पर रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।